हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व के किन दो देशों में बड़ी संख्या में बांध हैं? ऑप्शन ए है भारत और चीन, ऑप्शन बी है भारत और मैक्सिको, ऑप्शन सी है चीन और ब्राज़ील, ऑप्शन डी है भारत और जापान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन। विश्व के किन दो देशों में बड़ी संख्या में बांध हैं? तो आंसर हो जाएगा भारत और चीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, झील में दूसरा कोसी स्तर होता है। ऑप्शन ए है पादप प्लावक, ऑप्शन बी है जंतु प्लावक, ऑप्शन सी है बेंथोस, ऑप्शन डी है मछलियाँ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जंतु प्लावक। दोस्तों, मैं इस प्रश्न के बारे में थोड़ा आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो दोस्तों, जलीय परितंत्र में पिरामिड इस तरह का कुछ बनता है। यहाँ पर होते हैं हमारे पादप, नीचे क्या होते हैं पादप, जो समुद्री पेड़ पौधे बोलते हैं ना, समुद्री पेड़ पौधे। सेकंड नंबर पर होता है जंतु प्लावक, जिन्हें क्या बोलते हैं जंतु प्लावक। सेकंड नंबर पर जिन्हें बोलते हैं छोटे जीव जंतु, छोटे जीव। तीसरा होता है हमारा छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ। और लास्ट में होता है हमारा बड़ी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ। बड़ी मछलियाँ जैसे ब्लू व्हेल। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? सेकंड नंबर का जंतु प्लावक, जिन्हें क्या बोलते हैं छोटे जीव। सेकंड नंबर पर क्या आते हैं? छोटे जीव। देखो, सबसे पहले पे होता है पेड़ पौधे, फिर होता है छोटे जीव, फिर छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियाँ। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जंतु प्लावक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है उत्कर्ष गैस, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हेपेटाइटिस ए रोग है। हेपेटाइटिस ए रोग क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न को थोड़ा जूम कर दूं, दिख नहीं रहा हो तो। हेपेटाइटिस ए रोग है जल जनित बीमारी है, ऑप्शन बी है हवा जनित बीमारी है, ऑप्शन सी है लीवर जनित बीमारी है, ऑप्शन डी है हृदय जनित बीमारी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस ए एक लीवर जनित बीमारी है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जल जनित रोग कौन कौन से रोग होते हैं जो जल से होते हैं? जल से होने वाले रोग हैं, जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड। ये जल से होने वाली बीमारियां हैं, जल जनित रोग बोलते हैं ना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5,
जल अधिनियम प्रदूषण एवं रोकथाम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1971 में, ऑप्शन बी है 1974 में, ऑप्शन डी है 1987 में, ऑप्शन डी है 1987 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 में। जल अधिनियम प्रदूषण रोकथाम किस वर्ष लागू किया गया था? 1974 में। इसका राइट आंसर होगा 1974 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। दोस्तों गलती की वजह से एक प्रश्न कट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक शोर के कारण निकलता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक शोर के कारण निकलता है? ऑप्शन ए है एड्रिनल, ऑप्शन बी है रीजनल, ऑप्शन सी है सीनल, ऑप्शन डी है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? ये पेडागोजी का प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गतिविधियों और विकास कौशल का विकास। ऑप्शन बी है मूल्यांकन में सफलता प्राप्त कराना। ऑप्शन सी है विज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। गतिविधि और विकास कौशल से जोड़ना। दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है। मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना जरूरी नहीं है मूल्यांकन में ही सफलता प्राप्त करना हो। इसमें पूछ क्या रहा है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना, कनेक्ट करना। क्या करना? जोड़ना। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। स्कूल से घर जाते समय राहुल ने घास का बना घोंसला देखा। ऊपर नरम टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई थे। राहुल ने किन चिड़ियों का घोंसला देखा? दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका आप आंसर जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है कौआ, ऑप्शन बी है गौरैया, ऑप्शन सी है कोयल, ऑप्शन डी है भारतीय रॉबिन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारतीय रॉबिन। भारतीय रॉबिन को हम क्या बोलते हैं? कलचिड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलचिड़ी नाम से भी जानी जाती है ये कलचिड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी की बाड़ पर अपना घोंसला बनाता है? तो ऑप्शन ए है पिजियन, कबूतर, ऑप्शन बी है डव, ऑप्शन सी है कौआ, ऑप्शन डी है गौरैया। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डव। डव राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं, डव को क्या बोलते हैं? पाकता बोलते। क्या बोलते हैं? डव को पाकता बोलते हैं। पाकता पक्षी बोलते हैं। कौन सा पक्षी बोलते हैं? पाकता पक्षी। यह पक्षी क्या करता है? कैक्टस के पौधों के बीच कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। किसके पौधों के बीच? कैक्टस।
जैसे नागफनी बोलते हैं, नागफनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के अंदर छेद करता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के अंदर छेद करता है? मेगालाइमा, ऑप्शन बी है क्रेस्टेड ऑकलेट, ऑप्शन सी है ब्रेवर का ब्लैकबर्ड, ऑप्शन डी है कॉपर स्मिथ पक्षी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉपर स्मिथ पक्षी। कॉपर स्मिथ पक्षी को किस नाम से भी जाना जाता है? इसे बोलते हैं कठफोड़वा। क्या बोलते हैं? कठफोड़वा। जो अपनी लंबी चोंच से पेड़ के अंदर क्या करता है, छेद करके, इसकी डाली में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीव, ऑप्शन बी है अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी है क्षारीय वर्षा, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन गैस। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? तो ये होता है एसिड रेन। किसके कारण होता है? एसिड रेन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है? मार्बल कैंसर होता है, जिससे बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, जिसका कलर कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध से है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध से है भूकंप से है, भूकंप से है, ज्वालामुखी विस्फोट से है, परमाणु दुर्घटना से है, अम्ल वर्षा से है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा? परमाणु दुर्घटना से है। किससे है? परमाणु दुर्घटना से है। दोस्तों यह परमाणु दुर्घटना कहाँ पर हुई थी? यूक्रेन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? यूक्रेन। यूक्रेन में 26 अप्रैल 1986 को एक विस्फोट हुआ था। एक विस्फोट हुआ था। ये परमाणु दुर्घटना, बहुत बड़ी परमाणु दुर्घटना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? यूक्रेन में। ध्यान रखेंगे। हो सकता है अगला प्रश्न यही पूछ ले यहाँ से कि चेरनोबिल दुर्घटना कब हुई थी? तो ये 1986 में, 26 अप्रैल 1986 में हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है लाख एक जटिल राल युक्त पदार्थ है जो एक सूक्ष्म जीव कीट द्वारा उत्सर्जित होता है, कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। बाम्बैक्स मोरी, ऑप्शन बी है लेसीफर लक्का, ऑप्शन सी है लिट्टा मजिस्टर, ऑप्शन डी है बॉम्बस एफिनिस। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, लेसीफर लक्का। लाख एक जटिल राल युक्त पदार्थ है जो एक सूक्ष्म कीट द्वारा उत्सर्जित होता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? लेसीफर लक्का कहलाता है। क्या कहलाता है? लेसीफर लक्का कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शहतूत रेशम से प्राप्त किया जाता है। शहतूत रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है एपिस इंडिका, ऑप्शन बी है एपिस डोरसाटा, ऑप्शन सी है बॉम्बैक्स मोरी, ऑप्शन डी है एथेरा पाफिया। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बेक्स मोरी। बॉम्बेक्स मोरी। चलिए हम बॉम्बेक्स मोरी के बारे में कुछ जान। बॉम्बेक्स मोरी रेशम कीट वर्ग का एक प्राणी है। बॉम्बेक्स मोरी रेशम कीट वर्ग का एक प्राणी है। बॉम्बेक्स वंश का एक प्राणी है। इससे रेशम या सिल्क प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है? रेशम या सिल्क प्राप्त होता है। सिल्क प्राप्त होता है। बॉम्बेक्स वंश का क्या है? ये जीव है। वंश का जीव है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था? दोस्तों 1967, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1974, ऑप्शन डी है 1978। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1974 में। कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था? तो दोस्तों 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किया था। कब किया था? 1974 में। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन 2022 में स्पेस एक्स मून मिशन के लिए फंड देगा? प्रश्न को जूम कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन 2022 में स्पेस एक्स मून मिशन के लिए फंड देगा? एथेरियम, ऑप्शन बी है डोंगकॉइन, ऑप्शन सी है बिटकॉइन, ऑप्शन डी है लाइट कॉइन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉग कॉइन। निम्नलिखित में से कौन 2022 में स्पेस एक्स मून मिशन के लिए फंड देगा? तो कौन देगा? डॉग कॉइन फंड देगा। अगला प्रश्न है, डैश राष्ट्रीय संचार व्यवस्था रेडियो प्रसारण डाटा संप्रेषण में सहायक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है इनसेट 1D, ऑप्शन सी है इनसेट 2B, ऑप्शन डी है इनसेट 3C। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एप्पल। तो एप्पल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एप्पल पहला स्वदेशी संचार उपग्रह है। एप्पल क्या है? पहला स्वदेशी संचार उपग्रह है, जिसे एरियन फर्स्ट द्वारा, किसके द्वारा? एरियन फर्स्ट द्वारा 19 जून 1981 में फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। एरियन फर्स्ट से, किससे? एरियन फर्स्ट से इसे भेजा गया था। कब भेजा गया था? 19 जून 1981 को। कहाँ से भेजा गया था? फ्रेंच गुयाना से। कहाँ से भेजा गया था? तो फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो क्या है इसका नाम? एप्पल। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूनी स्पेस 3 किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1996 में, ऑप्शन बी है 1997 में, ऑप्शन सी है 1998 में, ऑप्शन डी है 1999 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1999 में। कब भेजा गया था? यूनिसेफ
यूनी स्पेस। यूनी स्पेस कब भेजा गया था? 1999 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा जूम कर देता हूँ। निम्नलिखित में से भारत में मुख्य रूप से उगने वाले मोटे अनाज कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 ज्वार, नंबर 2 बाजरा, नंबर 3 रागी। सही कोड को चुनें। सही कोड बताना है हमें। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो भारत में मुख्य रूप से उगने वाले मोटे अनाज कौन से हैं? तो हमारा ज्वार, बाजरा, रागी तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। क्रिकेट के खेल में पिच की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए है 20 गज, ऑप्शन बी है 22 गज, ऑप्शन सी है 24 गज, ऑप्शन डी है 23 गज। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 गज। कितना होता है? 22 गज। लंबाई कितनी होती है? 22 गज। चौड़ाई पूछे तो क्या बताओगे? चौड़ाई होती है 10 फीट। 10 फीट या 3.05 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों। हो सकता है अब लंबाई पूछा है तो चौड़ाई पूछ रहे तो 10 फीट चौड़ाई होती है, 3.5 मीटर चौड़ाई। 10 फीट या 3.5 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है गोल्फ, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है शतरंज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। ऑप्शन सी टेनिस। डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? टेनिस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसे खेल खेलने का लाभ माना जाता है? ऑप्शन ए है यह बच्चों को उनके खाली समय में सोने के बजाय पढ़ने में मदद करता है। ऑप्शन बी देखते हैं, यह कार्यालय कार्य के साथ बेहतर समय प्रबंधन में मदद करता है। ऑप्शन सी देखते हैं, यह शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन डी है, इससे बच्चों को घर से बाहर निकलने में मदद मिलती है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्थिरता सुधार करने में मदद करता है। खेल खेलने से क्या लाभ माना जाता है? यह शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्थिरता सुधार करने में मदद करता है। बेस्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि आप एक शिक्षक के रूप में नदी और तालाब की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहते हैं तो आप सर्वोत्तम परिणामों के लिए डैश सकते हैं। ऑप्शन ए है नदी या तालाब की यात्रा की व्यवस्था कर, ऑप्शन बी है एक वीडियो क्लिप दिखाने की व्यवस्था कर, ऑप्शन सी है एक चित्र दिखाने की व्यवस्था कर, ऑप्शन डी है एक लंबा व्याख्यान दें। देखो व्याख्यान देने से बच्चे इतना अधिक नहीं सीखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है एक चित्र दिखाने से भी इतना अधिक नहीं सीखते हैं। एक वीडियो क्लिप दिखाने से इससे भी इतना अधिक नहीं सीखेंगे। यदि आप बच्चों को नदी या तालाब की यात्रा कराएंगे, घुमाने ले जाएंगे, भ्रमण पर ले जाएंगे तो बच्चा अधिक सीखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
ए, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नदी या तालाब की यात्रा की व्यवस्था कर, हम इस काम को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता तप स्थल नहीं है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता तप स्थल नहीं है, नहीं पूछा है। तो पूर्वी हिमालय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है अरावली हिल्स। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अरावली हिल्स। तो भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? 4। यदि विश्व में पूछे कितने हॉटस्पॉट हैं, तो विश्व में है 36। तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार या सुंदरलैंड, सुंदरलैंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन रिक्तीकरण विश्व के किस भाग में सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा के आसपास, ऑप्शन सी है दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी है कर्क रेखा के आसपास। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, साउथ पोल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया। ऑप्शन ए है पेंसिल्वेनिया, ऑप्शन बी है दोहा, ऑप्शन सी है दुबई, ऑप्शन डी है रियाद। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था, तो पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। यदि भारत की बात करें तो भारत में कहाँ खोदा गया था, तो भारत में कहाँ खोदा गया था, तो भारत में खोदा गया था असम में। कहाँ खोदा गया था, असम में। असम में कहाँ खोदा गया था, डिगबोई, डिगबोई। कब खोदा गया था, तो 1889 में खोदा गया था। भारत में पहला कुआं कहाँ खोदा गया था, असम में। कहाँ खोदा गया था, डिगबोई। किस सन में खोदा गया था, तो 1889 में खोदा गया था। चलते हैं अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कणकीय कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन डी है भूतल ओजोन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। कहाँ देना है, सेशन का लास्ट प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।